जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नक्षत्र के ऊपर, ठीक है। तो नक्षत्र जो है वो हमारे पास कितने हैं टोटल? टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27। 27 नक्षत्र, ठीक है, 27 नक्षत्र। अब ये 27 नक्षत्र को हमें कहाँ फिट करना है? इस पूरी कुंडली में फिट करना है, जी। ठीक है। क्योंकि 12 राशि को तो हमने फिट कर लिया, ये पहला राशि, ये सेकंड राशि, ये जी। हाउसेस भी हैं और इस कुंडली में ये राशि भी है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। तो हमने काल पुरुष कुंडली लेके अब देखते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 12, ठीक, 12 हाउसेस में या 12 साइन में, जो भी समझ लो, ठीक है। अब क्या है, 27 नक्षत्र को अगर हमें फिट करना है तो हमें जानना पड़ेगा कि एक नक्षत्र जो है, मैं आपको बता दूं कि एक नक्षत्र को 4 पदार्थ होते हैं। पदार्थ जो है उसको हम उसके मान सकते हो कि उसके पैर है, ठीक है। जैसे एक 4 लेग्ड एनिमल है ना, उसके 4 पैर होते हैं। उसी तरह एक नक्षत्र के 4 पदार्थ होते हैं, यानी पैर, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अब जी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने टोटल पदार्थ है? पदार्थ कितने हैं? 27 इंटू 4 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी हमारे पास अब कितने हो गए? 108 पदार्थ। कोई डाउट? हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। अब ये 27 नक्षत्र को हम इन 12 हाउसेस या 12 साइन में फिट करने हैं, ठीक है ना। एक नक्षत्र, सपोज अश्विनी नक्षत्र, इसके पास 4 पदार्थ हैं, यानी 4 पैर हैं, ठीक है। अब ये 4 पैर लेके पहले राशि में घुसेगा, ठीक है। तो बाकी कितने और इस तरह से जा सकते हैं? तो ए टोटल 27 पदार्थ है, ठीक है। 27 नक्षत्र हैं, तो 27 इंटू 4, हर एक के 4 पदार्थ, तो 108 पदार्थ हम इस 12 हाउसेस या 12 राशि में डालने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल हमारे पास राशि कितने हो गए? कितने राशि है टोटल? 12। गुड। 12। राशि हो गए 12, ठीक है। इसका मतलब अभी हमारे पास एक राशि, यानी एक राशि या एक घर, इसको एक राशि मान लो, पहला राशि एरीज राशि, कितने मैक्सिमम कितने पदार्थ आ सकते हैं? वो आ सकते हैं, मतलब एक राशि के अंदर 108 बटे 12 डिवाइडेड बाय 12, यानी एक राशि में, ठीक है, एक राशि में 9 पदार्थ ही आ सकते हैं पर राशि, पर राशि, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? इसको नहीं। अच्छी इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। टोटल 27 नक्षत्र, ठीक है। अब 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र के पास 4 पदार्थ, टोटल हो गए 108 पदार्थ। 108 पदार्थ हमारे पास 12 राशि है, 12 घर में फिट करना है। तो एक राशि के अंदर 108 8 बटे 12 यानी 9 पदार्थ पर राशि हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस राशि में जो पहला राशि एरीज राशि है, इसके अंदर 9 पदार्थ, यानी 9 पदार्थ यानी कितने नक्षत्र होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अश्विनी के कितने अश्विनी पूरा आ जाएगा ना इसके अंदर, एरीज के अंदर, जी। क्योंकि ये 4 है अश्विनी। अश्विनी का हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये अश्विनी का पूरा 4 आ गया, ठीक है। अश्विनी के बाद क्या आएगा? भरनी आएगा, ठीक है। भरनी के कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इसमें, राशि में? 4। तो भरनी का मैं यहाँ 4। 4 लिख दिया। अब कृतिका के पास कितने बचे? 1। गुड। कृतिका के पास एक बच गया, तो ये 4 4 8 और 1 9। और जो कृतिका के कितने बचे हैं, इसका मतलब 3 बचे हैं। अब कृतिका जो 3 पदार्थ है वो लेके कहाँ जाएगा? टॉरस राशि में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। कृतिका के बाद आता है रोहिणी। अब बता, रोहिणी के पास कितने पदार्थ होंगे? 4। गुड। 3 और 4 ये कितने हो गए? 3 + 4 7। तो नेक्स्ट नक्षत्र के लिए कितना बचेगा? नेक्स्ट नक्षत्र क्या है? वो है मृगशिरा। 2 बचे। 2 बचेंगे,
ठीक है, मृगशिरा के पास 2 बचे। ठीक है, तो मृगशिरा फिर नेक्स्ट कैरी करेगा यहाँ पर। जी, मृगशिरा के पास कितने बचेंगे? 2। ये 2 तो 4 हो गए मृगशिरा। अब मृगशिरा के बाद क्या आता है? आद्रा। ठीक है, आद्रा कितना रहेगा जी, आद्रा के पास मैक्सिमम? 4 4। 4 तो 2 और 4 6, तो नेक्स्ट नक्षत्र के लिए कितना बचेगा? 3। तो पुण्य 3 तो पुण्य वासु हो गया। ठीक है, पुण्य वासु यहाँ पर। जी, पुण्य वासु के पास कितना हो गया? 3 हाँ, 3 3। 2 4 6 3। तो पुण्य वासु यहाँ फिर कैंसर में आएगा। कितना रहेगा पुण्य वासु के पास? 1 वेरी गुड। पुण्य वासु के बाद फिर क्या आएगा? पुष्य आएगा। ठीक है, जी, पुष्य। पुष्य के पास कितने होंगे मैक्सिमम? 4 4। एक और ये 4 5 हो गया। और पुष्य के बाद फिर क्या आएगा? अश्लेषा। ठीक है, अश्लेषा के पास कितना रहेगा? 1 4 5। ये अश्लेषा कितना? बोलो। हेलो। 4। हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ, हेलो। हाँ, तो अश्लेषा के पास कितना रहा? 4 नक्षत्र, 4 पदार्थ। 4 ठीक है, अब देखो, इस तरह से ये सारा सारा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये जो अश्विनी नक्षत्र जो यहाँ पर एरीज राशि में आया पूरा, तो इसका एक लॉर्ड होता है। ठीक है, यानी स्वामी। तो हर नक्षत्र का एक स्वामी है। वो जो स्वामी का जो प्लेसमेंट होगा ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसी से बहुत रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, प्लैनेट लेवल पे तुम जो सोचोगे, वो तुम्हारा जो सोच है वो प्लैनेट लेवल पे दिखाता है। लेकिन वो सोच क्या रियलिटी में कन्वर्ट होगी, वो कैसे देखेंगे? वो नक्षत्र लॉर्ड हमें बताएगा कि क्या वो तुम जो डिजायर कर रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो तो थॉट्स है। ठीक है ना, थॉट्स कुछ हद तक रियलिटी में कन्वर्ट होती है, कुछ पूरा हो जाती है, कुछ हल्का रह जाती है। क्योंकि आपके अंदर जो भी थॉट्स पैदा होते हैं ना, वो हो सकता है कि 10% 20% ही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड अच्छी जगह पे पोजीशन है, या फिर पूरा वो कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है, तो फिर वो आपको 80-90% या 100% आपको वो जो आप थॉट कर रहे हो वो दे देगा। तो कोई भी थॉट का ना वो प्लैनेट लेवल शो करता है, राशि में जो बैठा हुआ है प्लैनेट लेवल, वो प्रॉमिस देता है। लेकिन जब नक्षत्र लॉर्ड भी उसके अंदर प्रॉमिस दे रहा है, तो वो घटित होगा, वो इवेंट एक्चुअली मतलब होगा। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र से हमारा सारा कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र रूस का रूलर है केतु। तो देखना, केतु दशा से विषमोत्तरी दशा जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ चलता है। ठीक है, अश्विनी का मालिक कौन है? केतु केतु। ठीक है, अश्विनी के बाद नेक्स्ट नक्षत्र क्या है? भरनी। हमने पढ़ा अभी भरनी। ठीक है, भरनी का रूलर जी, कौन है? वीनस। वीनस तो केतु के बाद हमेशा शुक्र की दशा आएगी। ये देखो, केतु के बाद हमेशा शुक्र की दशा आएगी। केतु बिगनिंग है, हर चीज का बिगनिंग है। हमारे बॉडी में जो मूलाधार चक्र है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि केतु और राहु, ठीक है ना, केतु वहां पर है पहला जो उस लेवल पे केतु से ही एंट्री होती है। ठीक है, केतु को गणेश जी का भी हम मानते हैं। तो गणेश गणेश जी जब भी हम, इसलिए तो स्टार्टिंग में हम गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। और अगर आप कुंडलिनी में हो या फिर योगा में हो, तो आप देखोगे कि आपका जो चक्र है, सबसे लोअर चक्र, वहीं से स्टार्टिंग होती है ना, वहीं से आप एनर्जी ऊपर खींचते हो अपने का सहस्रार चक्र पे। ठीक है, तो जी, वो जो एंट्री होती है उस चक्र का, वो हम केतु के थ्रू होता है। तो गणेश जी वहां पर है।
तो गणेश जी का आराधना करते हुए हम गणेश जी से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जो मेडिटेशन में हम आगे जाएं। ठीक है, तो गणेश जी को केतु से रिप्रेजेंट किया गया है। अश्विनी नक्षत्र हमेशा पहला नक्षत्र इसीलिए माना गया है। ठीक है, क्योंकि लाइफ का बिगिनिंग है। ठीक है, हमारा मेन पर्पस है जी। कि हम अपने आप को जाने, वो मेडिटेशन के थ्रू होता है। वो हम कैसे जानेंगे? अगर हम मेडिटेशन करेंगे, हमारे सारे चक्र ओपन होंगे, तभी होगा ना। तो केतु बिगिनिंग है, हर चीज का बिगिन करता है। तो केतु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र रूल्ड बाय केतु। ठीक है, अब केतु से स्टार्ट हो रहा है और फिर भरनी में जा रहा है। ठीक है, भरनी हमारा नेक्स्ट नक्षत्र है, इसका मालिक शुक्र है। उसके बाद सूर्य। तो केतु पहला दशा होती है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? हाँ जी। रोहिणी, चंद्रमा। ठीक है, जी। उसके बाद फिर मृगशिरा आएगा, मार्स। ठीक है, उसके बाद फिर राहु, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैंने अश्लेषा लिखा है, देखो अश्लेषा, गुड। वो कौन सा है? वो मरकुरी। गुड। यहीं पर आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, सारी दशाएं। काउंट करो, 1 2 3, ऐसा करके देखोगे तो ये 9, जो 9 प्लैनेट्स है हमारे, यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे। अश्लेषा फिर से यहाँ पर नया स्टार्ट होगा। ये कहाँ तक जाएगा? फिर उस हिसाब से देखो, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो इसको समझो अच्छी तरह से, मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, अश्लेषा से जो माघा के ऊपर ट्रांजिशन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक नॉट होता है, कार्मिक नॉट होता है। ठीक है, गंडत्व पॉइंट भी इसको बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। ठीक है, क्योंकि ये जो गंडत्व पॉइंट होता है, इसमें कार्मिक, आपका कर्म का सारा लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसीलिए गंडत्व पॉइंट में अगर कोई भी जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं माना गया। तो किसी कोई भी जन्म लेता है अगर केतु के नक्षत्र में और मरकरी के नक्षत्र में, वो अच्छा माना नहीं गया है, क्योंकि उसमें उसके अंदर बहुत सारा कार्मिक उसको भोगना है। ठीक है, भोगना यानी उसको रीपे करना है। रीपे करना कर्म को बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको लेसन्स मिलते हैं आपकी सोल को, तो आपको वो फिर लाइफ थोड़ा टफ वाला होता है गंडत्व पॉइंट वाले में। तो आपने ये समझा कि 1 2 3 4, तो हर चार साइन के बाद एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक विषुमती दशा कंप्लीट होती है। समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ अश्लेषा से जो माघा का ट्रांजिशन है, थोड़ा सा अगर आप उस नक्षत्र में पैदा हुए तो आपको लाइफ में दिक्कत आएगी। कोई भी प्लैनेट अगर 40 डिग्रीज में है तो उसकी दशा जब चलेगी, ये आप नोट करो, लाइफ में दिक्कत आएगी गंडत्व पॉइंट्स में। ठीक है, तो चलो वो तो दूर की बात है, हम ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, अश्विनी का जो मालिक है आपने, मैंने बता दिया, तो यहाँ से स्टार्ट होती है अश्विनी नक्षत्र। कोई भी प्लैनेट यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप जी। देखोगे जो भी प्लैनेट जो भी प्लैनेट बैठा है, तो आपको देखना पड़ेगा केतु, केतु का पोजीशन कुंडली में कैसा है। तब वो प्लैनेट जो जो हाउस को रूल कर रहा है, वो उस हिसाब से आपको फल वो देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जी। देखना। तो क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ये सपोज मैरिज हाउस। ठीक है, अब मैरिज हाउस, इस हाउस का रूलर कौन है? ये सपोज किसी की कुंडली है वीनस। वीनस, इसका रूलर वीनस। हम वीनस को कहाँ डालें? यही डाल देते हैं, वीनस को यहाँ डाल दो। ठीक है, सेकंड हाउस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम राशि और हाउस को लेके प्रेडिक्शन करें, तो ये जो इंसान है, ये इसका जो वाइफ है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकती है। स्पाउस, इसका जो स्पाउस है, इस कुंडली का जो भी नेटिव है, उसका वाइफ या स्पाउस बहुत ही दिखने में अच्छा हुआ, क्योंकि सेकंड हाउस में शुक्र है, अपने ही घर में जी। बैठा हुआ है। सेकंड हाउस से हम फेस भी देखते हैं, दिखने में बहुत अच्छा होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बोलने में बहुत मिठास होगा, उसका वॉइस बहुत अच्छा होगा, स्वीट होगा। पैसे के मामले में भी लकी होगा। ठीक है, सेविंग्स बहुत करेगा। ठीक है, उसकी स्पाउस या फिर उस शादी के बाद वो बहुत अच्छा सेविंग कर पाएगा। ठीक है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, ये तो हम प्लैनेट और साइन लेवल पे बता सकते हैं। ठीक है,
लेकिन प्रिडिक्शन कहाँ चेंज होगा? मैंने क्या बोला, प्लैनेट आपको एक सोच देता है या फिर रियलिटी में कुछ परसेंटेज डाल देता है, जैसे 30-40%, ये बात हो सकती है। लेकिन उसको एक्यूरेटली देखने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि वीनस की डिग्रीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, वीनस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ये रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, यानी वीनस की डिग्री कोई 13 डिग्री 14 डिग्री का आसपास है। ठीक है, और वीनस इस जी। रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो रोहिणी नक्षत्र में बैठने के कारण, ठीक है, अब रोहिणी नक्षत्र का मालिक कौन है? मून। मून। अब क्या करते हैं, हम मून की दो पोजीशन ले लेते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, एक ये वाला ले लेते हैं मून का। ठीक है, अब क्या करो, अब तुम देखो, तो मैंने क्या बोला, अब अगर वीनस यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तो वाइफ बहुत अच्छी होगी, दिखने में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बोलती होगी। ठीक है, लेकिन ये तो है जनरल कैरेक्टर। लेकिन अगर इसका जो वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है शुक्र, तो इसका मालिक कौन हो गया? चंद्रमा। इस केस को पहले लेते हैं। अगर मून यहाँ पर बैठा है 8th हाउस में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, ये भले ही दिखने में अच्छी हो, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी बोलती हो, लेकिन ये अंदर बहुत अपने राज छुपाए रखी है। हो सकता है बाहर बोलने में अच्छी बोलती हो, लेकिन अंदर इसके बहुत सारी चीजें छुपा हुआ है जो वो एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, इसका हो सकता है कि कुछ उसके अंदर हिडन चीजें भी हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो, जो बाहर वो लोगों को नहीं बता रही हो, कुछ हिडन है। जी। ये कैसे मैंने बताया? 8th हाउस, 8th राशि। हाँ, 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है। अब नीच का भी हो गया, नीच का होने के कारण कभी कभी इसको प्रॉब्लम आएगी, थॉट्स उसको, सेकंड हाउस जैसे सेविंग्स का होता है, तो सेविंग्स करने में मुश्किल हो सकती है उसको। अब यही चीज बदल गया ना, जी। सडन इवेंट्स आएंगे, अचानक से पैसे सेविंग्स खत्म हो जाएगा, इस टाइप का इवेंट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी। क्योंकि मून जो है वो नीच का हो गया। अब यही मून जी। अगर 4th हाउस में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये शो करेगा मून यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है, मून यहाँ जी। पर बहुत कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब ये जो सेविंग कर पाएगा, उसकी मदर भी उसको बहुत हेल्प करेगी सेविंग्स करने में, हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी जी। अच्छी बना सकती है, प्रॉपर्टी भी अच्छा बना सकता है। तो ये सब चीजें डिफरेंट हो गया ना, 8th हाउस मून और 4th हाउस मून। जी। सपोज मून यहाँ 10th हाउस में बैठ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर वो भी इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा मून, क्योंकि वो शनि का साइन है। तो हो सकता है यहाँ पर वर्क प्लेस भी आ गया 10th हाउस। ठीक है ना, जी। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस के थ्रू वो पैसा भी कमाती होगी, लेकिन वर्क प्लेस के थ्रू उसका मन नहीं लगता होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है, हमें देखना है कि हमें शुक्र का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यानी मैरिज को लेकर, तो यहाँ पर मैरिज का भी एंगल डालो आप प्रिडिक्शन में। तो स्पाउस जॉब करती होगी, लेकिन जॉब में उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता होगा। ठीक है, पैसा तो कमाएगी, लेकिन वो स्ट्रेस होगा, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, जी। पाई पाई बचाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, वर्क प्लेस में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से प्रिडिक्शन करना है आपको, सारा चीज मिला के। ठीक है, ठीक। और ये जो नक्षत्र लॉर्ड का जो प्लेसमेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो आपको चली चार्ट में देखना है या फिर केपी चार्ट में देखना है। एक्यूरेट होगा केपी चार्ट में देखो, कोई एक चार्ट में देखो, ये वहां पर एक्चुअल पोजीशन नक्षत्र लॉर्ड का पता चलेगा। तो नक्षत्र लॉर्ड का पोजीशन अगर आप केपी चार्ट से देखते हो, तो उसमें एक्यूरेसी आती है। ठीक है, जी। तो इस तरह से आपको प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, आज का क्लास हम यही रखते हैं, कल हम अश्विनी नक्षत्र के ऊपर में देखेंगे, हर एक नक्षत्र को एक एक बारी देखेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, फिर हम जाके
नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा के हाउसेस पे जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र एग्जैक्टली क्या है, शुक्र का यहाँ बैठना क्या मतलब है उसका, ये वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें हर एक नक्षत्र को एक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक। ओके।